थे बताओ तो। कॉम्पिटिटिव एडसॉर्प्शन। कॉम्पिटिटिव एडसॉर्प्शन, ठीक है, वो बता दिए थे लियोफिलिक और लियोफोबिक। सॉरी लियो, वो तो कोलॉइड्स का पार्ट हो गया। फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में हम लोग कर चुके थे ना डिटेल में दोनों डिफरेंसेस। यस। तो दो टाइप के हम लोग अभी तक किए हैं एड्सॉर्प्शन में। एक ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन वाला था, पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। और उसके बेसिस पे दो टाइप्स के आए थे, एक फिजिक्स ऑप्शन था और एक केमिस्ट ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट अब देख रहे हैं हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे एड्सॉर्प्शन को, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। हाँ वो पढ़ेंगे आगे। अभी दो आइसोथर्म्स पढ़ना है, एक फ्रेंडलिच है और एक लैंगमर, ठीक है, वो करेंगे हम लोग। फैक्टर्स में ही देख लेंगे क्योंकि वो एक्चुअली प्रेशर वाला टर्म है, ठीक है। तो वो देखते हैं प्रेशर के साथ वेरिएशन। हाँ बोलो क्या। क्लास 12 का है सब्जेक्ट केमिस्ट्री। क्यों तुम लोग को नहीं मिला क्या बुक में? मिल गया सर। तो ये अभी पूछ रहा है 12th का, ये तो पहले ही बता चुके हैं ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के सरफेस पे अगर किसी गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जिस गैसेस का टेंडेंसी, या फिर देख चुके हैं कि जिस गैस, या फिर इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जिस गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पोलर गैसेस क्या होंगे वो आसानी से एड्सॉर्ब हो सकते हैं रादर देन एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बात करते हैं इसको, ठीक है, मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेस, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, जिस गैस को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है वो गैसेस देखोगे ज्यादा एड्सॉर्ब होता है किसी सॉलिड के सरफेस पे। तो मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेस, ये तुम लोग गैसियस स्टेट में भी पढ़े होंगे, कैन बी इजिली एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो बाकी सारे अगर फैक्टर्स सेम है, ठीक है, इफ ऑल द फैक्टर्स आर सेम, बाकी और भी कोई फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सारे फैक्टर्स अगर सेम है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल कांस्टेंट ए, वंडरवाल कांस्टेंट ए है ये, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सारे फैक्टर्स सेम हैं तो नेचर ऑफ द गैस कैसे इम्पैक्ट करेगा या कैसे इफेक्ट करेगा एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस को। तो जो गैस आसानी से इजीली लिक्विफेबल हो सकता है, आसानी से लिक्विफाई जिनको किया सकता है, उनका देखोगे जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो बाकी दूसरे गैसेस से ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अगर इजीली लिक्विफेबल गैसेस हैं तो उनका वंडरवाल कांस्टेंट ए का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या फिर यहाँ पे एक हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तुम लोग पढ़े होगा ना गैसेस स्टेट में क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। यस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, 8A/27 RB। 27 BR या फिर, चलो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ऑब्वियसली क्रिटिकल टेम्परेचर अगर किसी भी गैसेस का क्या है, ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वो गैस आसानी से क्या हो सकता है, लिक्विफाई हो सकता है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल कांस्टेंट ए हो गया, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर।
तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हुआ आसानी से वो लिक्विफाई किया जा सकता है, और लिक्विफिकेशन अगर आसान है तो मतलब उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला तो ये हो गया नेचर ऑफ द गैस। जैसे मान लो कुछ कुछ गैसेस का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, गैस है और यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। तो सबसे पहला गैस है SO2, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 430 केल्विन। उसके बाद NH3, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 406। फिर CH4, इसका है 190 केल्विन। और हाइड्रोजन, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 33 केल्विन। तो देख रहे हो ना, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ये देखो सबसे मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर SO2, तो आसानी से इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। अमोनिया, अमोनिया का भी ज्यादा ही है, तो ये सब इजिली लिक्विफाइबल गैसेस है। हाइड्रोजन देखो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना भी डिफिकल्ट है ना। तो इसमें बताना है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन से गैसेस का ज्यादा होगा, बताओ तो। इनमें अगर इन चारों में हम लोग कंपेयर करें, अगर सारे फैक्टर सेम है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन से गैसेस का ज्यादा होगा। नेचर ऑफ द गैस से अगर हम लोग देख रहे हैं तो किसका ज्यादा होगा। तो सारे फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आते हैं? अभी और भी फैक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग नीचे, ठीक है। तो सिर्फ नेचर ऑफ द गैस से अगर देखा जाए तो नेचर ऑफ द गैस से कौन सा गैस ज्यादा आसानी से लिक्विफाई होना चाहिए। SO2। ठीक है, ऑब्वियसली जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा या जो आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं उनका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ये ज्यादा होगा। तो इन चारों में अगर कंपेयर करने बोला जाए तो SO2 आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर NH3, इसके बाद CH4 और H2। तो पहला फैक्टर तो हो गया ये नेचर ऑफ द गैस। दूसरा होता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो एक्चुअली एड्सॉर्बेंट का नेचर हम लोग कैसे बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट ऑफ नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, ये बता सकते हो। बोलो तो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे कैसे डिपेंड करेगा ये। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या। Yes, sir. आवाज आ रही है। Yes, sir. यस सर। चलो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है किसके किसके बीच में, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच में और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट ऐसे बोलते हैं हम लोग कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जिन जिन एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब अगर वो पहले से एक्टिवेटेड नहीं, पैसिव अगर मॉलिक्यूल है, उसके पास उतना सफिशिएंट एनर्जी है नहीं कि वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर वो पैसिव फॉर्म में होगा तो वो आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसमें एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स पहले से एक्टिवेटेड है, ठीक है, एक्टिवेटेड है मतलब उनके पास उतना सफिशिएंट एनर्जी है कि वो तुरंत आसानी से एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो वो उस केस में देखोगे उन सभी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का, एक्टिवेटेड एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के केस में जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग एक्टिवेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है किसके किसके बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, ठीक है। तो एक स्पेसिफिसिटी आता है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं केमिस ऑप्शन वाला केस में। केमिस ऑप्शन में एक्चुअली क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, एक केमिकल रिएक्शन सॉर्ट ऑफ चीज हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में कोई भी अगर सब्सटेंस लो लोगे तो वो तो केमिकली रिएक्ट करेंगे नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर होना चाहिए कि ये रिएक्टेंट सिर्फ इसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसलिए नेचर, अगर कोई भी गैस अगर किसी सरफेस पे अट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होना चाहिए, एक सर्टेन टाइप का स्पेसिफिसिटी होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं
कि जो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेटेड होने चाहिए, ठीक है, एक्टिवेटेड होने चाहिए ताकि वो तुरंत क्या कर सके, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके आसानी से उसके साथ एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। अब इनको एक्टिवेट करने का बहुत तरीका हो सकता है, ठीक है, एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, सॉरी एड्सॉर्बेंट, क्या क्या तरीका हो सकता है एक्टिवेट करने का, बताओ तो। हम्म हाँ, तो टेम्परेचर शुरुआत में टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी होता है, या फिर बहुत जगह देखोगे कि एक्टिवेट करने के लिए क्या हो जाता है, उसको मैकेनिकल रबिंग भी किया जाता है। कोई सरफेस से अगर उसको रब कर दोगे बहुत तेजी से तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, तो वो हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली एक्टिवेशन एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल का अगर एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के लिए या तो उसको टेम्परेचर इनिशियली हीट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, या फिर उसका हम लोग मैकेनिकल रबिंग भी करते हैं, ठीक है, या फिर मैकेनिकल रबिंग या फिर केमिकली रिएक्ट करके भी उसको एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए जाते हैं एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे इनिशियली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और क्या हो गया, मैकेनिकल रबिंग, तो मैकेनिकल रबिंग करके उसका एक्टिवेशन, उसके मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं एक्टिवेट करने के लिए। इसी में एक और फैक्टर आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। सरफेस एरिया कैसे रोल प्ले करेगा बताओ तो। सरफेस एरिया अगर एड्सॉर्बेंट, वो कैसे डिसाइड करेगा कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? Directly proportional. डायरेक्टली, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया है एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल का, तो उतना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा सरफेस पे, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा बॉन्ड बना सकता है एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का वैल्यू जो है वो उतना ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया तीसरा, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। फोर्थ हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग ग्राफ के थ्रू देखे थे ना लास्ट क्लास में, जो फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में दो ग्राफ्स प्लॉट किए थे, तो वो टेम्परेचर से ही रिलेट कर रहा था ना एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या था कि टेम्परेचर बढ़ाने, लो टेम्परेचर्स में फेवरेबल रहता था। हाँ, लो टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर अगर ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो वो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो कम हो जाता है। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में क्या था, केमिस्ट ऑप्शन के लिए ग्राफ का नेचर कैसा आया था, यहाँ पे ग्राफ फिर से ड्रॉ कर देते हैं। डिक्रीज कर रहा था। तो ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए है वर्सेस टेम्परेचर, तो ये ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का आया था फिजिक्स ऑप्शन। और केमिस्ट ऑप्शन में हम लोग देखे थे इनिशियली ये क्या हुआ था, बढ़ा था, फिर उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा था एक्सटेंट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का आ रहा है, यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर है ये केमिस्ट ऑप्शन के लिए है। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑलरेडी हम लोग ग्राफ के थ्रू देख चुके हैं। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर कैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे।
तो इसमें एक्चुअली हम लोग दो टाइप के आइसोथर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है, इसमें लिख दे रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन increases as the pressure of gas increases, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली इनिशियली अगर प्रेशर ऑफ गैस को बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, वो इंक्रीज होता है अप टू इक्विलिब्रियम, जब तक वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। मतलब जब तक वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा है तब तक अगर प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी वो बढ़ेगा। वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, once equilibrium is reached, इसके बाद क्या होता है, there is no effect of pressure on the extent of adsorption, ठीक है। there is no effect of pressure on the extent of adsorption, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनिशियली क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने पर जब तक वो एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस जो है जब तक इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा है, तो इनिशियली अगर प्रेशर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले तक तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो इंक्रीज करेगा, बट एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाने के बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग, इसका रिलेशन जो है दो, हम एक्चुअली हम लोग के सिलेबस में एक है फ्रेंडलिच, दो अलग अलग साइंटिस्ट दिया था, ठीक है। ठीक है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, सबसे पहला वाला जो है यह है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एनसीईआरटी तुम लोग पढ़े थे क्या, रीड किए थे एनसीईआरटी से, सर। समझ में आया कुछ? सर एक ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कुछ दिया हुआ था। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल वो है एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट, पढ़े हो केमिकल इक्विलिब्रियम? नो सर। तो वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर हम लोग कोई फैक्टर चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो उससे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम इधर फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो वो सारा चीज है, तो वो वहां पे डिटेल में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वहां बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म्स किसको बोलते हैं हम लोग? कोई भी प्रोसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट करते हैं, जो ग्राफ मिलता है तो हम बोलते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ्स प्लॉटेड होते हैं ना उनको हम लोग आइसोथर्म्स बोलते हैं। तो पहला जो साइंटिस्ट है जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था ये फ्रेंडलिच का है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक्चुअली ग्राफिकल रिलेशन दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ आया था। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इधर वाई एक्सिस पे लिया जाता है एक्स बाय एम, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का रिलेशन दिया था, ठीक है। तो ये बोला था कि देखो वही चीज है कि एट लोअर वैल्यू ऑफ प्रेशर जब तक वो इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जब तक नहीं ऊपर का पहुंचा है, हाँ, तो इक्विलिब्रियम जब तक नहीं पहुंचा है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार वो इक्विलिब्रियम पहुंच पहुंच जाएगा ऊपर इधर, से ठीक है। तो ये पी एट इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे मानते हैं, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है, मतलब इस प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। तो एक बार अगर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया उसके बाद प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देख रहे हो ना, प्रेशर बढ़ेगा फिर भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको फ्रेंडली, ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है। तो ये इस टाइप का कुछ नेचर आधा ग्राफ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि बोला गया कि एट लोअर वैल्यू ऑफ प्रेशर,
तो प्रेशर का अगर लोअर वैल्यू होगा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटेंट बाय एड्सॉर्प्शन x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ गया यहाँ पे। और एट हायर वैल्यू ऑफ प्रेशर, हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर, हाई वैल्यू मतलब ग्रेटर देन पी इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम प्रेशर से ग्रेटर। तो हायर वैल्यू पे क्या देखा गया है कि एक्सटेंट बाय एड्सॉर्प्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पे पावर 0 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पी पे पावर 1, मतलब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। प्रेशर अगर चेंज भी करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। उसके बाद की केस है कि इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को जब कंबाइन किया था, ठीक है, तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को कंबाइन करके ये कंबाइंड इक्वेशन दिया था। ठीक है, x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पे पावर 1 बाय n। ठीक है, ये चलिए n यहाँ पे कांस्टेंट आया था इसका। ठीक है, कांस्टेंट के फॉर्म में ये इक्वेशन दिया था। तो ये इसका रिलेशन है x बाय m, इन दोनों को कंबाइन करके, दोनों रिलेशन को कंबाइन करके तो ये रिलेशन दिया था x बाय m इक्वल टू x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पे पावर 1 बाय n। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, और यहाँ आ गया p पे पावर 1 बाय n। यहाँ पे k और n क्या है, k और n ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, k और n जो है ये है कांस्टेंट्स। कुछ नाम दोनों का? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ adsorbate and adsorbent and adsorbate। ठीक है, तो k और n का वैल्यू जो है वो कुछ नेचर, नाम नहीं है दोनों का? नाम कब होता है, जब सारे केसेस में सेम होगा। यहाँ पे क्या है, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। क्योंकि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों में से कोई अगर चेंज हो जाएगा तो k और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट दिया था, दो कांस्टेंट था। और P जो है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, मतलब जिस गैस का हम लोग एड्सॉर्प्शन का बात कर रहे हैं वो उसका पार्शियल प्रेशर लेना है हमको। ठीक है, तो x बाय m इक्वल टू k इंटू पार्शियल प्रेशर, और उस पर पावर क्या आ जाएगा 1 बाय n। ये इसका इक्वेशन था। अब इसी इक्वेशन को बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक फॉर्म ये देखा गया, लॉग लेके भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, x बाय m इक्वल टू k इंटू p पे पावर 1 बाय n। अगर लॉग ले लेंगे हम लोग दोनों साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया log x बाय m, log m। और इधर हो गया log k प्लस 1 बाय n log p, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, दोनों साइड अगर लॉग ले लिए तो इस फॉर्म में भी इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया। ये log x बाय m ये y एक्सिस पे लिया गया, और ये हो गया इंटरसेप्ट, और यहाँ पे ये स्लोप हो गया, और x एक्सिस पे log p का वैल्यू लिया गया। तो ग्राफ का नेचर कुछ स्ट्रेट लाइन आया था। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो उनका ग्राफ प्लॉट किया गया, y एक्सिस पे हम लोग लिए log x बाय m का वैल्यू। ठीक है, और x एक्सिस पे लिया गया log p। तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं होगा क्योंकि इंटरसेप्ट है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएगा, तो यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये वाला इंटरसेप्ट का वैल्यू ये क्या हो गया, log k के इक्वल हो गया। और यहाँ स्लोप पूछा जाएगा तो स्लोप का वैल्यू 1 बाय n हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ का डिफरेंट फॉर्म्स हुआ इसका। ठीक है, log x बाय m और log p का ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ये इस टाइप का आएगा कुछ।
तो ये हुआ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो इसमें फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कुछ कुछ इसमें थ्योरी में कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं इनका, सारे जगह पे ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का लिमिटेशन क्या क्या है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इट इज, ये सारे प्रेशर रेंज में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, सर्टेन प्रेशर रेंज में ही ये ग्राफ जो है इसका वैरी करता है या वैलिड होता है। ठीक है, इट इज वैलिड ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर, सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर ओनली। ठीक है, एक सर्टेन रेंज में, सारे प्रेशर रेंज में ये वैलिड नहीं होता है। दूसरा कि द कांस्टेंट के एंड एन ये टेम्परेचर के साथ भी वैरी करने लगता है। ठीक है, वैरी विथ द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने पे देखा गया है कि के और एन का वैल्यू जो है ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर के साथ भी इसका वैल्यू वेरी करने लगता है। और तीसरा लिमिटेशन ये देखा गया है कि ये प्योरली जो है इसका कोई थ्योरेटिकल फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रेशर रेंज में वैलिड नहीं होता है ना, एक सर्टेन प्रेशर रेंज में ही वैलिड होता है। तो मोस्टली इसको बोलते हैं, ज्यादा देखा गया है कि ये केमिस्ट ऑप्शन के लिए वैलिड हो रहा है। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन वाले प्रोसेस के लिए ये देखा गया वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ये जनरली मोर एप्लीकेबल देखा गया है कि ये केमिस्ट ऑप्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो मोर वैलिड फॉर हम लोग लिख सकते हैं, मोर वैलिड फॉर केमिस्ट ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन के लिए उतना वैलिडिटी इसका नहीं देखा गया। तो ये सारे कुछ कुछ इसके लिमिटेशंस हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद दूसरा आइसोथर्म हम लोग देखेंगे, वो है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एनसीईआरटी में है ना, ये दोनों पढ़े हो, दिया हुआ है ना ये सब, एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना। हो गया यहाँ तक? के और एन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इनिशियली बोला गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब देखा गया बहुत सारे केसेस में, तो वो टेम्परेचर के साथ भी वेरी कर रहा था, तो वही तो लिमिटेशन हो गया ना उसका फिर। यस सर। ठीक है, वो इनिशियली जब बता रहा था तो वहां पे टेम्परेचर को वो इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, लेकिन बाद में जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो टेम्परेचर के साथ भी उनका वेरिएशन देखा जा रहा था। तो ये हो गया फर्स्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था, वो फ्रेंडलिच का था। नेक्स्ट है सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे, ये है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट का ही नेम है। लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये एक्चुअली कुछ कुछ इसका भी पोस्टुलेट्स था अपना। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स या फिर एजम्पशंस, ये क्या क्या एज्यूम किया था। तो लैंगमुइर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, इसके कुछ कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये नोट डाउन कर लो। पहला है कि इट इज बेस्ड ऑन केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, इसका जो बेसिस है पूरा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है ये। सेकंड पोस्टुलेट है एवरी एडजॉर्प्शन साइट
इज इक्विवेलेंट। ये सारे जितने भी एड्सॉर्प्शन साइट हैं, मतलब एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स पे जितने भी साइट होंगे उन सभी को ये इक्विवेलेंट कंसिडर किया, ठीक है। तो सारे एड्सॉर्प्शन साइट इसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट है, ये अज्यूम किया गया इसके अकॉर्डिंग। तीसरा, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ साइट इज independent of whether or not nearby sites are occupied, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, whether nearby sites are occupied or not, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दो कि किसे, ये इसके अकॉर्डिंग ये अज्यूम किया गया कि किसी भी साइट का, सारे साइट्स इक्विवेलेंट है, तो किसी भी साइट का एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो होगा वो दूसरा एड्सॉर्प्शन साइट पे डिपेंड नहीं करेगा कि आइदर वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक इंडिविजुअल एड्सॉर्प्शन साइट जो है वो सारे इक्विवेलेंट है, ठीक है, सभी अलग अलग हैं। तो वो एक दूसरे अपने बगल वाले या फिर सराउंडिंग एड्सॉर्प्शन साइट से वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। फोर्थ एजम्पशन लिया गया इसमें, एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये भी एज्यूम किया गया इसमें कि एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब भी हो रहे हैं और कुछ कुछ जो है वो डिसऑर्ब भी हो रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस होंगे, एड्सॉर्प्शन या टुवर्ड्स द एड्सॉर्बेंट आएगा और डिसऑर्प्शन मतलब अवे फ्रॉम एड्सॉर्बेंट जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, ठीक है। फाइनली एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि दो अपोजिंग टेंडेंसीज है, तो अपोजिंग टेंडेंसीज के बीच में यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग, स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड या अचीव्ड बिटवीन these two opposing forces, ठीक है। दो अपोजिंग फोर्सेस, एक एड्सॉर्प्शन है और दूसरा डिसऑर्प्शन है, दोनों एक साइमल्टेनियसली हो रहा है। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साथ में होता है, तो वैसे ही यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन दोनों। फिफ्थ पोस्टुलेट जो इसका लिया गया, ये बोला कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स, ठीक है। मतलब कितना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितने फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड साइट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एड्सॉर्प्शन होना है तो अनऑक्युपाइड साइट्स पे ही होगा ना, क्योंकि जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है वहां पे तो एड्सॉर्प्शन होगा नहीं। तो इसलिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितने फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स बचे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ ये ऑक्यूपाइड साइट्स, क्योंकि डिसऑर्प्शन अगर होना है तो वो तो ऑक्यूपाइड साइट्स से ही होगा, जहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कोई भी एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो चुका है, वहीं से तो डिसऑर्ब होगा ना वो। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स पे, और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड साइट्स पे। बात समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस Yes, sir.
चलो, तो ये कुछ कुछ इसके पोस्टुलेट्स थे और इन्हीं पोस्टुलेट के बेसिस पे ये एक इक्वेशन दिया था अपना, ठीक है। तो इक्वेशन इसका ये था, x बाय m इज इक्वल टू a इंटू p बाय 1 प्लस b इंटू p, ठीक है। ये एक इक्वेशन आया था, लैंगमुइर एडसॉर्प्शन ऐसा था उनका, वेयर a and b are constants depending on the nature of adsorbate and adsorbent, ठीक है। तो यहाँ पे इसका और P जो था ये पार्शियल प्रेशर था। तो ये कुछ इक्वेशन इस टाइप का आया था। P जो है ये इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर नहीं, इक्विलिब्रियम प्रेशर है, जिस प्रेशर पे वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। तो वो वाला प्रेशर है। ठीक है, अब इसको भी देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो ये x बाय m है, इसको अगर उल्टा करके लिखोगे, m बाय x अगर कर दिए तो ये हो गया 1 प्लस b इंटू पी बाय ए पी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके प्लॉट किया जाता है बहुत जगह, देखोगे m बाय एक्स इक्वल टू ये हो गया b बाय ए इधर बच जाएगा और प्लस पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस 1 बाय ए इंटू 1 बाय पी, ठीक है। तो ये इसको इस फॉर्म में भी, इसका ग्राफ देखोगे इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको वाई एक्सिस पे ले लिया जाता है, ठीक है। और ये हो गया m बाय एक्स वर्सेस 1 बाय पी का प्लॉटिंग किया जाता है, ठीक है। तो m बाय एक्स वर्सेस 1 बाय पी का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये 1 बाय पी, एक्स एक्सिस पे 1 बाय पी लिया गया। तो ये ग्राफ का नेचर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया b बाई ए और ये यहाँ से ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो इंटरसेप्ट का वैल्यू b बाई ए और स्लोप क्या हो जाएगा इसका 1 बाई ए, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो मेन है, मतलब उसी से फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म भी डिराइव किया गया है। इसको मतलब बता सकते हो तुम लोग, ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ प्रूव करके बताओ तो, प्रूव दैट ये जो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है, ये प्रूव करना है कि वो लैंगमुइर वाले का एक स्पेशल केस है। प्रूव दैट फ्रेंडलिच adsorption isotherm is a special case of Langmuir adsorption isotherm। ट्राई करो तो, अप्रोक्सीमेशन लेना है इसमें बस, ठीक है।
जैसे गैसेस स्टेट में अप्रोक्सीमेशन लेते हैं उसी तरह यहाँ भी। log x का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? क्या बोल रहे हो? log x का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? log x वो चलो ट्राई करो पहले। log x कहाँ पहुंच गए? फ्रेंडली जो लैंगमुयर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, उससे तुमको फ्रेंडलिच वाला इक्वेशन डिराइव करना है। डिराइव करना है मतलब रिलेट करना है फ्रेंडलिच से। तो लैंगमुयर वाले से तुमको फ्रेंडलिच को रिलेट करना है। ठीक है, तो मेन तुम लैंगमुयर लैंगमुयर वाला एड्सॉर्प्शन का इक्वेशन देखो, उसमें क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो फ्रेंडलिच। फ्रेंडलिच का क्या था थ्योरी? दो ही था ना, कि जब लोअर प्रेशर रेंज में है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, और अगर हायर प्रेशर रेंज होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा, मतलब प्रेशर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो वही तुमको प्रूव करना है। तो लैंगमुयर वाले में अप्रोक्सीमेशन लेके एक बार प्रेशर को बहुत हाई ले लो, एक बार प्रेशर को लो ले लो, तो उसके बाद वो देखो कि वो फ्रेंडलिच वाले थ्योरी से मैच कर रहा 1 है। प्लस bp जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल bp हो जाएगा। हाँ, वो तुमको एक बार प्रेशर का वैल्यू वेरी हाई ले लो, एक बार प्रेशर का वैल्यू वेरी लो ले लो। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो उसके बाद। हो गया क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाई प्रेशर हो गया। चलो यहाँ देखो, ये इक्वेशन क्या था इसका? x बाय m स्क्रीन s। शेयरिंग ऑफ हो गया है। अच्छा, एक सेकंड। दिख रहा है अभी?
तो यहाँ देखो x बाय एम इज इक्वल टू a इंटू पी, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर बाय 1 प्लस बीपी, यही था ना। लैंगमुइर एडसॉर्प्शन ऐसा था, इसी का बोला जा रहा है कि इसी से फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म डिराइव हुआ है, या इसी का एक स्पेशल केस है। तो केस 1 हम लोग करते हैं व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई। तो प्रेशर का वैल्यू अगर वेरी हाई होगा तो यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, प्रेशर अगर बहुत हाई होगा तो 1 प्लस बीपी को नियरली इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, बीपी ले सकते हैं। होगा, क्योंकि इसमें अगर 1 जोड़ोगे भी तो हम लोग प्रेशर का बहुत बहुत हाई वैल्यू ले रहे हैं, वही तो वही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कंसिडर करें कि प्रेशर अगर वेरी हाई है तो मतलब नीचे वाला 1 प्लस बीपी का एक्सप्रेशन जो है ये नियरली इक्वल टू हम लोग बीपी ले सकते हैं। ये अगर हो गया तो इस केस में एक्स बाय एम का इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या आ गया, ए इंटू पी बाय बी इंटू पी। यहाँ पे पी पी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया, ए बाय बी। तो ये ए और बी तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब हाई प्रेशर पे क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गया, ए बाय बी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गया हाई प्रेशर पे। यही तो था ना फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो एक हो गया हाई प्रेशर पे हम लोग चेक कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लो प्रेशर पे। तो केस 2 कंसिडर कर रहे हैं कि व्हेन प्रेशर इज वेरी लो। तो प्रेशर अगर लो होगा तो फिर उसमें क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं बताओ। बोलो, प्रेशर लो में कैसा इक्वेशन मॉडिफाई होगा। बोलो, इसमें इतना क्या सोच रहे हो। तो प्रेशर 1 अगर प्लस बीपी अप्रोक्सीमेशन 1 हो जाएगा। हाँ 1 प्लस बीपी नियरली इक्वल टू ये 1 एज्यूम कर लेना। वेरी लो है प्रेशर, ठीक है, तो बीपी का वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो 1 प्लस बीपी नियरली 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एपी भी तो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। नहीं तो अप्रोक्सीमेटली वो जीरो नहीं होगा ना, वो जीरो नहीं लेंगे ना ऊपर हम लोग, वहां पे ऊपर में कोई कंपैरिजन करने का वैल्यू नहीं है ना, तो उसको तो हमको लिखना ही होगा ना। यहाँ पे तो हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में कंपेयर कर रहे हैं, 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, वहां ऊपर थोड़ी ना कोई कंपैरिजन के लिए है क्या कुछ न्यूमरेटर में, है कुछ ऊपर में। तो नहीं तो समझा क्या हुआ, हेलो, सर, नहीं समझा मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं देखो एक्चुअली ये क्या सर, नहीं इक्वेशन है। समझ में आया। हाँ एपी बाय 1 प्लस बीपी है ना। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि 1 के रेस्पेक्ट में प्रेशर का वैल्यू बहुत ही कम है, तो बीपी का वैल्यू ऑब्वियसली कम होगा। तो 1 के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 प्लस बीपी को नियरली हम लोग 1 एज्यूम कर ले रहे हैं, क्योंकि 1 जो है बीपी का जो प्रोडक्ट आएगा उससे बहुत ही बड़ा नंबर होगा, तो नियरली हम लोग उसमें ऐड भी करोगे तो वो नियरली 1 के ही इक्वल आएगा। तो ये तो हम लोग 1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ऊपर में कुछ है क्या, किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं क्या, कोई कंपैरिजन वाला कुछ होता तब तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर नो करते, वहां सर। पे अप्रोक्सीमेशन लेते। समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन हम लोग किसी के कंपैरिजन में लेते हैं, मतलब अगर 2 यूनिट होगा 2 टर्म होगा तभी हम लोग उस दूसरे वाले से कंपेयर करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में तो कुछ है ही नहीं है वैसे, तो एक ही टर्म है, तो वहां तो किसी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना। समझ में आया अब। यस सर। तो ऊपर वाला तो ए पी वैसे ही रह जाएगा, ए इंटू पी, और नीचे 1 प्लस बीपी नियरली इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे एक्स बाय एम क्या हो गया, ये इक्वल टू ए इंटू पी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लोअर प्रेशर रेंज में क्या हो गया, अब ये ए तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या हो गया, प्रेशर आ गया। तो लो प्रेशर रेंज में जो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और हाई प्रेशर रेंज में क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। तो हो गया ना, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में यही तो था, दो केसेस था या नहीं? यस सर। तो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो जस्ट एक स्पेशल केस है किसका, लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बोलो, इसमें यहाँ तक कोई डाउट किसी को इसमें? जो हम लोग डिराइव किए थे फ्रेंडली वाला, उसमें 1/n कैसे आ गया था पावर में? वन बाय, एक्चुअली वो हम लोग पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वन बाय एन एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। वन बाय एन जो है वो कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट, तो एक्चुअली पूरा डेरिवेशन हम लोग को नहीं करना है, वो सारा चीज बहुत वो आगे है, मतलब रिसर्च में जाओगे तब वहाँ वो सब करना है। तो ये लैंगमुइर का भी ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को देखना है, वो इसका भी पूरा डेरिवेशन होता है, वो पूरा कैसे डिराइव होता है। ये जो इक्वेशन आया AP बाय 1 + BP, ये एक डेरिवेशन है इसका भी। तो वो सारा चीज हम लोग को उसने डिटेल में नहीं जाना है, इस लेवल पे वो सब डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस इक्वेशन के बारे में जानना है कि ये इक्वेशन होता है इसका, ठीक है। यस सर। चलो, तो लैंगमुइर, एक्चुअली में लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन ऐसा था, वो बहुत पूरा डिटेल में होता है, वो बहुत सारा चीज है उसमें, तो उतना सारा वो सब चीज अपने स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है, वो सारा चीज नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, ये दोनों के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में भी देखना, एनसीईआरटी में शायद फ्रेंडलिच का दिया हुआ है, लैंगमुइर के बारे में पता नहीं, लैंगमुइर का दिया हुआ देख लेना एक बार। नहीं सर, लैंग्वेज नहीं है, फ्रेंडली नहीं ही है। है बस। ठीक है, तो देख लेना एक बार, रीडिंग मार लेना यहाँ तक अच्छे से। एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसमें देखो, जैसे अभी हम लोग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस के बारे में बात कर रहे थे ना, उसी तरह यही अगर एड्सॉर्प्शन ऑफ ये सॉल्यूशन के केस में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सॉलिड एड्सॉर्बेंट सॉलिड ही रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन फेज में अगर वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन फेज में अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा कि प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा। गैस के केस में था तो हम लोग पार्शियल प्रेशर ले रहे थे इक्वेशन में, लेकिन कंसंट्रेशन, ये सॉरी, अगर सॉल्यूशन अगर फेज होगा तो सॉल्यूशन फेज में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर की जगह रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन वाला टर्म आ जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन में तो हम लोग प्रेशर की बात नहीं कर सकते हैं ना, वहां पे कंसंट्रेशन का टर्म आ जाएगा। तो जहां जहां P है ना यहाँ पे, वो सारा चीज रिप्लेस हो जाएगा C, कंसंट्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली सॉल्यूशन फेज वाला भी हम लोग के सिलेबस में नहीं है, वो जस्ट बता दिए कि वो डिफरेंस क्या हो जाएगा। एक दो पैराग्राफ दिया हुआ था एनसीईआरटी में। हाँ, बस वो ये दिया होगा कि कंसंट्रेशन में क्या होगा, उस इक्वेशन में जहां जहां प्रेशर आ रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग कंसंट्रेशन से। एक्चुअली हम लोग के टॉपिक में डिटेल में वही गैस ऑन सॉलिड वो अलग करना है। तो जो भी हम लोग केसेस कंसिडर किए या फैक्टर्स भी देखे, तो वो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस वही डिटेल में करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, एड्सॉर्प्शन वाले टॉपिक्स हो गए ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ पे एप्लीकेशन वाला पार्ट देख लेना एक बार अच्छे से। एप्लीकेशन वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़े थे तुम लोग एड्सॉर्प्शन का? एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़े हो एड्सॉर्प्शन? एप्लीकेशंस लिखने आता है बोर्ड एग्जाम क्या में? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। एप्लीकेशंस लिखने आता है बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम में भी आता है और एनसीआर डायरेक्ट जेई मेंस में भी पूछा जाता है। एनसीआर
देखना एप्लीकेशन वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पहले नहीं आता था लेकिन रिसेंट वाले क्वेश्चंस में देखोगे एप्लीकेशन वाले पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए बोल रहे हैं बार बार तुम लोग को जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उसके लिए एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में देखोगे तो उसमें देखोगे जेई मेंस में अभी 2-3 साल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एप्लीकेशन वाले पार्ट से डायरेक्ट पूछ रहा है। जैसे जेनॉन गैस जो है, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, नोबल गैस के एप्लीकेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछा है 3 साल लगातार, मतलब। तो इसलिए जितना भी एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी खोलोगे तो एप्लीकेशंस में देखोगे एड्सॉर्प्शन का तो बहुत सारे जगह कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। तो पहला दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम, मतलब वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एड्सॉर्प्शन का यूज आता है कि जितने भी अवेलेबल गैसेस हैं वो क्या कर लेगा, चारकोल का सरफेस एक लिया जाता है, वो उसको एड्सॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस की तरफ। तो गैसेस अगर एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो वो पूरा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर देखोगे रिमूविंग ऑफ कलर मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से अगर कलर्ड मैटर निकालना है किसी सॉल्यूशन से, ठीक है, तो वहाँ पे एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है जो कि कलर को क्या कर लेता है, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो होता है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, उसमें भी एड्सॉर्प्शन का यूज होता है। तो उसमें देखोगे क्या होता है, क्या होता है? क्या एनिमल क्या होता है? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। एनिमल चार्ट क्या होता है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको, फिर से बोलो तो। एनिमल चारकोल क्या? अच्छा, एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल वो बोन्स को प्यूरिफाई करके बनाया जाता है, ठीक है। बोन्स के साथ, बोन्स का जो एनिमल का बोन्स होता है ना, ह्यूमन ह्यूमन का भी बोन्स होता है, तो उसको बहुत सारा उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट करके वो एक चारकोल, एक सरफेस प्रिपेयर किया जाता है उससे, ठीक है। केमिकल बोन्स को केमिकली ट्रीट करके एक वो जो बनता है बच्चे का जो, उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल चारकोल। वो एक्चुअली एक एड्सॉर्बेंट की तरह, एड्सॉर्बेंट का अच्छा सरफेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एनिमल चारकोल हो गया या ब्लड चारकोल हो गया, वो सारा चीज अच्छा एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है वो, ठीक है। तो वो हो गया रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन हो गया। फिर और भी एप्लीकेशंस हैं, देखोगे एनसीईआरटी में सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस में भी यूज किया जाता है एड्सॉर्प्शन को। तो उसमें होता क्या है एक्चुअली में कि बहुत सारे गैसेस का ये एक हम लोग कॉम्पिटेटिव एड्सॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, तो अलग अलग गैसेस का एड्सॉर्प्शन का कैपेसिटी क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो जो जो गैसेस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होना है, मतलब जो जो गैसेस आसानी से इजिली एड्सॉर्ब हो जाएंगे, तो वो पहले एड्सॉर्ब हो जाएगा, इसकी वजह से वो सेपरेट होते जाएंगे, ठीक है, अलग अलग लेवल पे वो सेपरेट होते जाएगा। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी यूज किया जाता है एड्सॉर्प्शन को, ठीक है। तो ये सारे एक बार एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी मिल गया है ना सबको, पीडीएफ मिल गया है ना इस चैप्टर का। हेलो, यस सर। हाँ, तो एप्लीकेशन वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। तुम लोग का एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन तक तुम लोग आसानी से ये पढ़ सकते हो, एड्सॉर्प्शन पूरा कंप्लीट कर लेना, एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेना और नोट्स भी एक बार देख लेना, और उसके बाद एप्लीकेशन वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई किया जाता है। तो तुम्हारे बोर्ड में भी एक 2-3 एप्लीकेशन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि बोर्ड में कहाँ ये एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है, तो वो भी पूछा जा सकता है, या फिर जेई मेंस में तो डायरेक्ट पूछता ही है, ठीक है। अब से आने लगा है, रिसेंटली क्वेश्चन सब आ रहे हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है।
तो इसके अलावा ये कंप्लीट करने के बाद ही बुकलेट के क्वेश्चन में तुम लोग जाना। पहले एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी नोट्स, उसके बाद तभी बुकलेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। बुकलेट में भी प्रीवियस ईयर डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर इस चैप्टर, ये सब चैप्टर में है कि पहले प्रीवियस ईयर देख लो, ठीक है। एक्चुअली आइडिया लग जाएगा कि कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें एम्फोसिस कर सकते हो कि ये वाला पार्ट हमको, ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसमें आइडिया नहीं लगता है कि कौन सा चीज पढ़े हम लोग और कौन सा चीज छोड़े। तो एक बार प्रीवियस ईयर देख लोगे कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उस पर फोकस कर सकते हो, उसको डिटेल में पढ़ना। बाकी थोड़ा ऐसे भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहले एक बार एनसीईआरटी एक बार लाइन बाय लाइन एक बार तो रीड कर लेना ही, लेकिन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना कि कौन से पार्ट से ज्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। उससे आइडिया लग जाएगा एक बार, ठीक है। हेलो, यस सर। चलो तो आज एड्सॉर्प्शन तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैटालाइसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये दूसरा एड्सॉर्प्शन, इसमें 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला एड्सॉर्प्शन हो गया, दूसरा कैटालाइसिस है और तीसरा कॉलॉइड के बारे में है, ठीक है। कॉलॉइड, तो ये 3 मेन टॉपिक्स हैं इसमें। तो एक एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैटालाइसिस के बारे में स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है मेन इसमें। तो नेक्स्ट क्लास से कैटालाइसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना करो तुम लोग, यहाँ तक करके रखो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। हेलो, सिर्फ फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन। फ्रेंडलिच, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन। तो वही तो है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन, अभी जो बताया। मतलब एब्जॉर्प्शन का कोई टाइप है क्या? फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन। टाइप मतलब वो उसी फ्रेंडलिच का ही आइसोथर्म, उस वो एक्चुअली उसी के नाम पे है ना वो, वैसा कुछ टाइप नहीं है। मतलब फ्रेंडलिच जो थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया था एड्सॉर्प्शन का, या जो इक्वेशन दिया था, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन। या लैंगमुइर जो एड्सॉर्प्शन का थ्योरी दिया था, तो उसको लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। उसी को टाइप भी बोल सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी आराम से एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। इतना करो, इतना काफी है इस चैप्टर के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कोकोनट चारकोल क्या होता है? क्या बोल रहे हो, कितना चारकोल तुम लोग पढ़ोगे? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोकोनट चारकोल। कोकोनट चारकोल कोकोनट से बनता होगा, और क्या। ये सब देख लेना कैसे प्रिपेयर होता है कोकोनट। किसी भी चीज को हम लोग हीट करके चारकोल बना सकते हैं। हाँ, कोकोनट शेल होता है ना, कोकोनट चारकोल वही होता होगा, शेल से, शेल को हीट किया जाता है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो कोकोनट चारकोल हो गया। जैसे वुड चारकोल क्या होता है, वुड को हीट करते हैं, जो बचता है वुड चारकोल हो गया। कोकोनट हीट करेंगे, कोकोनट का शेल हीट करोगे तो उससे जो चारकोल ऑब्टेन होगा, जो सब्सटेंस ऑब्टेन होगा, उसको कोकोनट चारकोल बोल देंगे, ठीक है। चलो इतना करो, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है। एंड कर रहे हैं, थैंक यू सर। Thank you, चलो, sir. थैंक यू, थैंक यू।